अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लिंक को ज्वाइन करें। वो दूसरा वाला जो है वो एब्रप्टली ज़रा एंड हो गया था, वो ग्लिच की वजह से। तो आपने इस वाले लिंक को ज्वाइन करना है काइंडली। आई एक्चुअली डिलीट दैट वन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड लेट मी नो एवरीवन के अगेन आवाज़ ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बताइए बेटे, आवाज़ आ रही है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही। कमेंट करके कंफर्म कर दें। आई नो कि एक दो हैं क्वेश्चंस जो लास्ट हमने किए तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। विल डिस्कस दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन सर। मैंने वैसे अपनी वो देख ली है सेटिंग सारी, आवाज़ मेरी तरफ से तो ठीक आ रही है। आप अगर काइंडली कंफर्म मुझे कर देंगे। अच्छा, अब आ रही है आवाज़, ओके गुड हो गया। तो हम वैसे ही 10 मिनट्स लेट हो चुके, तो आई नॉट वेट एनी लॉन्गर, विल मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो सबसे पहले जो हमने कल किया था उसमें एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, एक दो स्टूडेंट्स ने अ, पूछा भी था। जो स्क्रू गेज वाला था उस वर्कशीट में, ये सबके पास एक ही वर्कशीट आई थिंक वो चल रही है, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अनसर्टनिटी कैलकुलेट करनी थी। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दैट कैलकुलेशन ऑफ द अनसर्टनिटी। तो वहाँ वो अनसर्टनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, बल्कि अनसर्टनिटी का क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगर स्क्रू गेज का पेपर आया तो विल हैव अ लुक एट दैट कि वो कैसे होगा। फिर हम जल्दी से नेक्स्ट आगे जाएंगे, ठीक है? तो आई ऐड दैट वर्कशीट हियर एंड सिर्फ वो अनसर्टेनिटी वाला पोर्शन देखेंगे, बाकी हम उसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये वाली वर्कशीट है, इसमें कैलकुलेशन है। ये पूरा टेबल ही फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहला कॉलम आपको गिवन है, कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये काम करना। एक नंबर है, हेडिंग्स का मतलब क्या है? आपने इधर ऊपर टॉप पर यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है? ये जो ब्लैंक छोड़ी है, तो ये स्क्रू गेज से काम हो रहा है, तो दिस इज इन मिलीमीटर्स, ठीक है? ये मिलीमीटर्स में रीडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है ये जस्ट सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, तो डिवीजन के साथ कोई यूनिट नहीं होता, तो ज़बरदस्ती लगाना नहीं है यहाँ। ब्लैंक भी नहीं छोड़ी उन्होंने और आपने खुद से लगाना भी नहीं। जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, जैसे ये आगे किया हुआ है, इस वाई को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 48th लाइन को इंसाइड कर रही है सर्कुलर की मेन स्केल के साथ, तो 48 को आपने 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यूल गेट 0.48। उस 0.48 के साथ फिर मिलीमीटर लगा सकते हैं यूनिट, लेकिन यहाँ उसने कहा 0.48 जो आंसर आ जाए उसको एक्स में प्लस भी कर दें तो फाइनल आंसर लिख दें। तो 4 में आप प्लस करें 0.48 तो आपको आंसर मिलेगा 4.48। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान रखना है। यहाँ उसने जो मेन स्केल है ना उसमें देखें 4.0 लिखा हुआ है। 4.0 का मतलब ये है बेटा, यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो आपका ये जो डी वाला आंसर है इसमें भी आपने दो एस एफ लिखने हैं। तीन लिख देंगे गलत नहीं होगा, 4.48 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप
राउंड ऑफ करके इसको 2 एसएफ्स तक ले जाएं। तो 4.48 को राउंड ऑफ करूँ, 8 को ड्रॉप करूंगा, पिछले वाले 1 ऐड करूंगा, दिस विल बी 4.5। सिमिलरली बाकियों को भी आप फिलअप कर लेंगे, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर्मूला लिख लें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला वैसे आपको पता ही है, आप थ्योरी में पढ़ते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी divided by your observed reading, your observed value, whatever it is, and you multiply it with 100. This is how you find the percentage uncertainty. आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व वैल्यू से डिवाइड करें, ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है फातिमा बेटे, हम ये कल कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड द डायमीटर यूजिंग ए स्क्रू गेज। तो अभी उसको दोबारा हम नहीं देखेंगे, आप कल वाली या तो लाइव स्ट्रीम देख लें, या मैंने स्क्रू गेज की वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, बाद में देख लेना। अभी हम इससे आगे चल रहे हैं, वरना ये अगले वाले प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे। अच्छा, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व वैल्यू से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। नाउ वेयर इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्क्रू गेज की उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ये भी लिख लें बेशक कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग स्क्रू गेज इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो यहाँ जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। तो आप 0.01 को डिवाइड करें ऑब्जर्व वैल्यू से, तो ये पहली ऑब्जर्व वैल्यू है 4.5 आई आपकी, 4.5 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो आई थिंक ये आपका कोई आ जाता है 0.2 समथिंग कोई आंसर आ जाता है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसी तरह दूसरी वैल्यू में आप ये कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अभी मैंने बताया मेन स्केल रीडिंग है 4.5, ये फार्मूला उन्होंने दे दिया है, एक्स मेन स्केल है 4.5 प्लस वाई की वैल्यू यानी 48 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें और मेन स्केल में ऐड कर दें। तो अब आपने नेक्स्ट रीडिंग में क्या करना है, नेक्स्ट रीडिंग में रीडिंग नंबर 2 में आपने करना है 4.5 में प्लस करना है 0.48 प्लस करना है आपने, तो ये आ जाएगा 4.98। और 4.98 को मैंने कहा था इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.0 राउंड ऑफ करके। अब 5.0 डायमीटर आपका ऑब्जर्व्ड आ गया। अब इसकी अनसर्टेनिटी डिफरेंट आएगी, सेकंड रो में अनसर्टेनिटी डिफरेंट आएगी। फिर से कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला जो भी तो लिखा है मैंने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एब्सोल्यूट वही रहेगी 0.01, लेकिन अब आपने डिवाइड सेकंड रो में डिवाइड 5.0 से करना है इसको, 0.01 डिवाइड बाय 5.0 एंड यू मल्टीप्लाइड विद 100, तो यू गेट अ न्यू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह तीसरी रो की, चौथी रो की, पांचवी रो की वैल्यूज आपने कैलकुलेट इसी तरह करनी है। पहले डी कैलकुलेट होता चला जाएगा, फिर सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट होती चली जाएगी। ठीक है, अब मुझे बता दें अगर किसी को समझ में नहीं आई तो दोबारा बता दूं, वरना हम इसको छोड़ें और आगे चलें। अगर किसी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। ये आपके 3 मार्क्स ऐसे हो गए, देखें कंप्लीट द यूनिट्स, ये हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, मिलीमीटर और इसका भी मिलीमीटर, ये आपके दो चीज़ें इधर लिख दी आपने, 1 नंबर मिल गया आपको। कंप्लीट द कॉलम डी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एल, ये आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 1 नंबर मिल गया। कंप्लीट द कॉलम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये सारी कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज 2 एस तक, तो ये आपको ये वाला कॉलम कंप्लीट होगा तो आपको तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ओके, अगर ये ओके हो गया तो अगला पार्ट देखिए, दैट इज प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डी एट एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी एट वाई एक्सिस। तो ग्राफ का आपको नीचे पैटर्न दे दिया गया है, आप यही वैल्यूज़ जो भी आपने कैलकुलेट किए, यू कैन यूज़ दीज वैल्यूज़ एंड ड्रॉ द ग्राफ। और वो बता दिया है एक्सिस पे कौन सी, किस एक्सिस पे कौन सी चीज़ लेनी है। डी ऑन द एक्स एक्सिस, जो आप डी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है इसको एक्स एक्सिस पे रखना है, और जो लास्ट कॉलम अनसर्टेनिटी का है इसको आप वाई एक्सिस पे रखेंगे। एंड वंस यू सी कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ अनसर्टेनिटी, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो डायमीटर बड़ा हो रहा है, देखिए डायमीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इन वैल्यूज़ को देख के मुझे लग रहा है मेन स्केल इंक्रीज़ हो रहा है, तो डायमीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो अनसर्टेनिटी स्मॉल होती चली जाएगी। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो ग्राफ की शेप से आपको पता चल जाएगा। यूजिंग द ग्राफ डिस्कस हाउ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बॉल बेयरिंग्स। तो आप ग्राफ, चूँकि ये ऐसे नीचे स्लोप करता हुआ यूँ ग्राफ आएगा,
एग्जैक्ट ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेंगे। तो आप ग्राफ से क्या बताएंगे कि एज द डायमीटर इंक्रीजेज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिक्रीजेज। साइज़ बड़ा हो जाएगा बॉल बेरिंग्स का तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है मेजरमेंट्स में। ये थर्ड पार्ट का 1 नंबर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट में है कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू द डायमीटर्स द बॉल बेरिंग्स। ये जो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सजेस्ट व्हाट मे बी रीजन ऑफ द अनसर्टेनिटी फाउंड इन द मेजरमेंट्स ऑफ डायमीटर्स ऑफ बॉल बेरिंग एंड हाउ कैन वी रिड्यूस दिस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी स्क्रू गेज में या सफेरोमीटर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अनसर्टेनिटी किस चीज़ की वजह से होती है? 2 रीजन्स हैं, पिन पॉइंट कर देता हूँ, लिख लेना। नंबर 1 उसके लीस्ट काउंट की वजह से, नंबर 2 एरर्स। कौन से एरर्स? पर्सनल एरर्स। इनकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है। आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं रीडिंग्स एक से ज़्यादा दफ़ा लेकर। एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं? रीडिंग्स मोर देन 1 रीडिंग्स लेते हैं। जैसे हमने 5 रीडिंग्स इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ली हुई हैं, तो मोर देन 1 रीडिंग्स लेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे भी ग्राफ में भी आपने देख लिया, जैसे जैसे डायमीटर बड़ा हो रहा है अनसर्टेनिटी कम हो रही है। तो एवरेज आउट कर लेंगे। हाउ कैन दी एवरेज वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेरिंग्स भी कैलकुलेटेड? तो एवरेज डायमीटर से एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। एवरेज डायमीटर से एवरेज वॉल्यूम। तो एवरेज डायमीटर आपने जो कैलकुलेट किया होगा, डायमीटर एवरेज जो भी कैलकुलेट किया होगा, उसके ऊपर आप ये फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि बॉल बेरिंग्स एक सफ़ेयर है, तो सफ़ेयर के वॉल्यूम का बेटे फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर का हाफ करें तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस निकालें d/2 करके, उस रेडियस की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करें तो आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेरिंग्स यूजिंग दिस स्क्रू गेज। एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लें लास्ट में। अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, तो वो आप कैसे मुझे बताएंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, जल्दी से मुझे सोच के बताएं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम कितनी आएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन, मैंने खुद से ऐड करवा दिया। हाउ कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम? आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखें या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखें, हाउ कैन यू राइट दैट डाउन? हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी? Very good. 3 times, no, not 3 times r, 3 times the uncertainty in r। ठीक है, r को 3 times ना कर देना बेटे, 3 times the uncertainty in r, या uncertainty by adding 3 times the uncertainty of r। yes, correct। एब्सोल्यूट आ जाएगी और एब्सोल्यूट से फिर परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रू गेज से आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम स्क्रू गेज। कल भी काफ़ी सारा टाइम इस पर लगा चुके हैं, तो अगर इसकी रीडिंग किस तरह लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो जैसे मैं बता चुका हूँ, कल वाली या तो लाइव स्ट्रीम की वीडियो थोड़ी सी देख लें या मैंने इसकी अलग से वीडियो भी पोस्ट की हुई है, वो देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे चलेंगे। एक्सपेरिमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है कौन सा? अच्छा, इसकी तरफ मैं आता हूँ, फ्लाई व्हील की तरफ, बिकॉज़ ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि आपने ये देखा हुआ नहीं है, तो ये लाजमी करना है हमने। ये आ गया पेपर में तो फिर आप मुझे कोसने देंगे कि मैंने करवाया नहीं लैब। तो हम अभी जो आसान है ना, मैं जल्दी से उनको कवर अप कर लेता हूँ। तो आसान वाले जो हैं वो कौन से हैं? me add this file।
यार ये कॉलेज वाले जाने और आप जानो, ना मेरी ड्यूटी है उधर और ना मैंने वहाँ जाना है। मैं ये कर सकता हूँ जो मैंने आपके साथ ये हेल्प कर सकता था, ये मैंने कर दी है। बाकी आप जाने और कॉलेज वाले और आपके इन्विजिलेटर साहब जाने, ठीक है। अच्छा, जैसे भी 1 सेकंड में ज़रा चार्जर कनेक्ट कर। ओके, अभी हमने आसान से एक दो प्रैक्टिकल्स हैं। सेवेरोमीटर हम कल कर चुके हैं, तो इसके पीपीए को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना, तो बाद में बता दूंगा। इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद ये सारा सेवेरोमीटर चल रहा है। मेल्डी सेपरेटस भी देखेंगे, लेकिन मैं वो वैल्यू ऑफ जी वाला टिकर टाइमर वाला वो करना चाह रहा हूँ। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, लेट मी ऐड दी अदर वन। 4 5 6 भी हो गया, 7 8 9। अच्छा, ये ओवरलैप ना हो जाए। ओके, ये हो गया। हाँ, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं लगी आपको। जैसे ये टेबल है, तो टेबल के देखिए हेडिंग्स फिलअप करने को अगर कहें तो इसके यूनिट्स लिखने हैं। तो मैथ्स के साथ यूनिट जो होता है ना, इस एक्सपेरिमेंट में मैथ्स ग्राम्स में होता है और फोर्स न्यूटन या डाइन्स में होती है। तो आप लोगों को साथ यूनिट्स लिख देने हैं, और ध्यान से लिखना फोर्स का यूनिट और मैथ्स का यूनिट। यूनिट में गलती ना करना प्लीज़। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर वाला भी करते हैं। यार अभी फजूल बातें ना वो ना करो, अभी अपनी तैयारी पूरी कर लो, बाकी अल्लाह से दुआ करो बैठ के। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय आइसोलेटिंग मास सिस्टम। हाँ, ये आपके सेंटअप में भी आया था और आप लोगों ने इसमें ना 2-3 बड़ी फास्ट गलतियाँ की थी। इज इट मैंडेटरी टू कन्वर्ट फोर्स इनटू डाइन्स इन बीबीए लाइक एन एडिशन ऑफ वेक्टर्स और फाइंडिंग अननोन वेक्टर। अच्छा, ये आपकी मर्जी है बेटे, फोर्स को आप डाइन्स में लिखें यूनिट में लिखें, आपको कन्वर्जन करना आती हो बस। अगर आप मैथ्स आपको गिवन है ग्राम्स में, ठीक है, मैथ्स लेट से मैं 20 ग्राम्स लिखता हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद न्यूटन्स तो आप पहले इसको किलोग्राम में चेंज करें, 20/1000 कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.020 kg। ये मैथ्स आ गया आपका केजी में। आप W = mg लगा दें। इसमें आप यही वाला मैथ्स लें 0.020, इसको आप जी की वैल्यू 9.8 या 10 ले लें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको डाइन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 20 को ग्राम्स में ही रहने दें। W = mg डायरेक्ट लगाएं, इसमें 20 को आप 980 से या 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये डाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज़ योर चॉइस, आप जिस मर्ज़ी यूनिट में जाएं, आपको सिर्फ कन्वर्जन आनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट, ठीक है अब्दुल रहमान। ओके, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये है ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम और उसके ज़रिए हम 2-3-4 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, वो मैं खुद से ऐड कर दूँगा, ठीक है। फोर्सेस इन प्रैक्टिकल नंबर 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील के पीपीए का क्वेश्चन करवा दे। वो मैं करवा दूँ बेटे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ऐसा है, जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वर्क करता है, यू कैन नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आप जब तक प्रोसेस होता नहीं देखेंगे, मैं आपको सवाल जितने मर्जी कहानियाँ सुनाता रहूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। मैं अभी आपको वीडियो मैंने बनाई हुई है प्रैक्टिस के ऊपर, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। पहले मुझे ये आसान वाले ख़त्म करने दो। स्केच फोर्सेज इन प्रैक्टिकल नंबर 3, ये अभी मैं वापस जाता हूँ इस पर। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, इस पे जो ज़रा रहने दो, कॉन्सनट्रेट करने दो। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। स्प्रिंग की एक इनिशियल पोजीशन होती है,
इनिशियल एक लेंथ होती है। तो ये एक स्प्रिंग है जिसकी एक इनिशियल लेंथ है, इसको मैं L1 कह देता हूँ। आप इसके साथ नीचे कोई मैस हैंग कर देते हैं। जब कोई मैस हैंग करते हैं ना, ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ये ऐसे करके नई डायग्राम मैं बनाता हूँ, इसके साथ नीचे मैस इसके साथ हैंग कर दिए। तो बेसिकली जो नीचे हमने मैस हैंग किया उस मैस का एक वेट होगा W, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई। अब ये इसकी न्यू लेंथ होगी, इस लेंथ को हम कह देते हैं L2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, L2 और L1 का जो डिफरेंस होगा ना, ये होगा डेल्टा x, ये होगा L2 माइनस L1। ये एक्सटेंशन कहलाती है, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन होती है, डेल्टा x एक्सटेंशन होती है, ये प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? ये जो वेट है ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर मैं ये वेट यहाँ से हटा दूँ तो ये स्प्रिंग फ़ौरन वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर जाएगी उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो रिस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ जो भी कह लें, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हुक्स लॉ होता है। ये बात एक याद रख लें, F इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, लेकिन उसमें F जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो चूँकि डेल्टा x जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखें मैंने ऊपर की तरफ बनाई है। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो इसलिए जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा ना तो माइनस का साइन लिख दूंगा, परेशान नहीं होना। तो प्रोपोर्शनैलिटी का हटा कर साइन मैं इक्वालिटी का साइन लिखता हूँ, और साथ k कांस्टेंट लिखता हूँ, और साथ डेल्टा x लिखता हूँ, लेकिन एक माइनस का साइन ऐड कर देता हूँ। माइनस का साइन क्यों है, क्वेश्चन आएगा, आपने ये बताना है। माइनस का साइन इसलिए है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डेल्टा x की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। ये थ्योरी समझ आ गई आपको। अब आगे सवाल कर लें। अब इस सवाल, पहला का सवाल लिखा हुआ है, दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विदाउट सस्पेंडिंग इज़ 4 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने L1 लिख दिया था, बगैर सवाल पढ़े मैंने लिखा है। तो ये 4 cm आपको L1 लिखा हुआ मिल गया। मैंने 150 ग्राम मैस इज अटैच, अब नीचे मैस अटैच किया 150 ग्राम्स, तो वेट उसका होगा 150 ग्राम्स टाइम्स 980 टाइम्स में अगर मैं करूँ, और अगर मैं उसको न्यूटन में करूँ तो 150 ग्राम्स को मैं पहले केजी में चेंज करूँगा, तो 0.150 और टाइम्स 9.8 या 10, ये मेरा वेट आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। इज अटैच विद स्प्रिंग, न्यू लेंथ इज़ 4.6। अब ये L2 है 4.6, ठीक हो गया। तो पहली लेंथ 4 थी, 4.6 हुई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया डेल्टा x होता है दोनों का डिफरेंस। तो डेल्टा x कितना आ रहा है 0.6 सेंटीमीटर, सीधा सा सेंटीमीटर के साथ साथ यूनिट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं पहले समझा देता या आप पहले समझ लेते बेटे, मैं ये सारा कुछ समझाता रहा हूँ, या आप वहाँ थे नहीं, या आपने समझने की कोशिश नहीं की। अच्छा, बहरहाल व्हाट इज़ दी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो वो 0.6 7 यूनिट लिखना, आधी बात नहीं लिखनी। नेट फोर्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट 150 ग्राम ऑफ मैस एक्सर्ट्स ऑन द स्प्रिंग। तो फोर्स मैंने नीचे बता दी है, 0.150 को 9.8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जो भी नंबर आएगा यहाँ वो नेट फोर्स, साथ न्यूटन लिख देना, ठीक है। न्यूटन भी लिख दिया, सेंटीमीटर भी लिख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बेशक कन्वर्ट करके साथ ही वो भी लिख दो। 0.6 डिवाइड बाई 10 तो 0.06 मीटर्स आ गया, नहीं सेंटी है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.006 हो जाएगा मीटर्स। अच्छा, मैं मीटर में साथ क्यों लिख रहा हूँ थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आएगा, देखिए ये इक्वेशन है सामने, F इक्वल्स टू KX। इसमें से मुझे K चाहिए, तो K कैसे आएगा, F ओवर X। माइनस के साइन को फिलहाल निगलेक्ट कर दें, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, फोर्स को चेंज इन लेंथ से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो फोर्स जो भी यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे, ये वेट यही फोर्स है, यही रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको आपने डिवाइड कर देना है बाय द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट यू गॉट 0.006 या 0.6। तो आप अगर इसको सेंटीमीटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू के साथ यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर आप फोर्स को, अगर आप वेट को 0.006 से डिवाइड करेंगे तो आप यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। तो ये आपकी अगेन बेटे चॉइस है, जिस मर्ज़ी से डिवाइड करें, यूनिट बस साथ सही लिखना, यूनिट गलत नहीं लिखना, फिर बता रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, इफ़ 15 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 वाइब्रेशंस देन व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। अब करते क्या हैं
ये जो नीचे वेट आपने हैंग किया है ना, थोड़ा सा इस वेट को नीचे की तरफ एक्सटेंड करके ना फिर छोड़ देते हैं, उससे ये स्प्रिंग वापस ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाकर रुक थोड़ी जाता है, ये वाइब्रेट करता है, ये ऑसिलेट करता है। अब इसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि 15 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 वाइब्रेशंस। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? तो अब आपको जब तक टाइम पीरियड की डेफिनेशन के बारे में नहीं पता होगा तो तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 10 ऑसिलेशन में 15 सेकंड लगे हैं, सो फॉर वन ऑसिलेशन, फॉर वन वाइब्रेशन टाइम कितना लगा, ये आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सो आप लिखेंगे फॉर 10 वाइब्रेशंस, फॉर 10 वाइब्रेशंस जो टाइम था वो था 15 सेकंड्स। तो एक वाइब्रेशन के लिए यूनिटरी मेथड है 15/10 यानी 1.5 सेकंड। यहाँ पे आ जाएगा 1.5 सेकंड। ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 4 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर किसी को इक्वेशन याद है तो मुझे बता दें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का की फॉर्मूला जो है, उस जो इक्वेशन जो है, नज़र नहीं आ रहा। क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही बेटा? उस्मान, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? If the screen is too small, I can expand it। अगर और भी कोई बताए तो। अब्दुल रहमान, मैं बेटे बताता हूँ दोनों प्रैक्टिकल्स को। जी जी, मीटर ऑर्ड्स वाला भी बताऊँगा, अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अच्छा सब्सक्राइबर काउंट छोटा कर दे। अच्छा सॉरी यार, वो वाकई कुछ ज़्यादा हो गया। अब उसको छोटा करने के लिए मुझे वो सेटिंग में जाना पड़ेगा। नहीं, ये हो जाएगा आराम से। ये लो यार, सॉरी आई डिडंट नोटिस, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। अच्छा, अब जी की वैल्यू का फॉर्मूला अगर याद हो किसी को, टाइम पीरियड की डेफिनेशन, वो चले मैंने लिख दी है। टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व करना और डायरेक्ट आंसर। एक नंबर है तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, एक से ज़्यादा है तो फिर भी आंसर के साथ यूनिट, ठीक है। अब ये जो 1.5 है ना, 1.5 का मतलब फार्मूला लिख दें। फार्मूला कैसे लिखें आप? 15/10 शो कर दें तो फिर आगे 1.5 सेकंड लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब जी का फार्मूला नहीं मुझे अभी तक किसी ने बताया बेटे। जी का फार्मूला, जी की इक्वेशन मुझे नहीं बताई किसी ने। यहाँ पर जो जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, हम उसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? जल्दी से बताएं ताकि हम इस एक्सपेरिमेंट को खुदा हाफिज़ कहें और आगे चलें। हाँ जी, L/T होल स्क्वायर, ठीक हो गया। G = 4π² L/T। तो फार्मूला आपको अगर पता चल गया तो आप आसानी से x एक्सटेंशन डेल्टा x जो भी कह लें ओवर t, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, t की निकाल चुके हैं। अगेन x की यहाँ जो वैल्यू है, सुन लें इस एक्सपेरिमेंट में मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंडअप में भी गलत करते रहे हो। यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, एक नंबर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सेंटीमीटर उठा के इधर नीचे लिख दिया x की जगह पे, ये वाला सेंटीमीटर वाली वैल्यू गलत, इसलिए मैंने साथ मीटर वाला काम किया। यहाँ मीटर लिखा कि यहाँ जो टाइम g की वैल्यू है, इसमें या आपसे अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए या आपसे ओमेगा पूछा जाए, वहाँ आप सिर्फ SI यूनिट्स लिखेंगे। दैट इज़ द पॉइंट। SI यूनिट्स में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता। तो यहाँ आप
मीटर, मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो 0.006 मीटर, टी तो पहले ही, टाइम पीरियड तो पहले ही 1.5 है ना, तो एक्स को आपने मीटर वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, बस ये याद रखना, ठीक है। ओके हो गया, इसको और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इसको छोड़ दें, ये हम कर चुके हैं। वो जो आप अब्दुर्रहमान कह रहे हैं वो वाला कर लेते हैं यार। कहाँ गया वो बैलेंसिंग वाला, आसान है वो वैसे, लेकिन चलें उसको भी साथ अटैच करके मैं कर देता हूँ। चलें जी, ये वाला आ गया जी, ये प्रैक्टिकल है जिसमें हम एक वेज के ऊपर एक मीटर रॉड को बैलेंस करते हैं, दो मैसेज एक तरफ, एक मैस एक तरफ रखते हैं, और इसके ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर कोई एक मैस या वेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको टेबल गिवन होगा, टेबल में ऊपर हेडिंग्स मिसिंग होंगी, तो हेडिंग्स में आपने वैल्यूज़ क्या क्या लिखनी होंगी। तो देखें, पहले इसको देख लें। ही मेयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द लोड पी एंड द पिवट। यहाँ एक बात बस याद रख लो, एक बात, ये पिवट जहाँ पर भी पड़ा हुआ होगा, इस पिवट से लेकर हर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस पिवट से डिस्टेंस। तो आपने जो भी डिस्टेंस है पिवट से लेना है, ठीक है। अब यहाँ उसने कहा जी x जो डिस्टेंस है वो है बिटवीन द सेंटर ऑफ द लोड p एंड द पिवट। तो लोड p से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस जो है उसको x कहा हुआ है, वो वैल्यू नीचे गिवन है। लेकिन आप ना भी लिखा होता तो आपने याद ये रखना है कि पिवट से हमेशा डिस्टेंस लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 30 है, ये 30 वाला, ये वाला डिस्टेंस, क्या ये पिवट से लेकर लोड तक का डिस्टेंस है? नहीं, पिवट तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? पिवट से लोड तक का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ, फोर्सेस के वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये मीटर रॉड है, ये वेज, ये थोड़ा सा एक साइड पे रखा हुआ है, ये पिवट थोड़ा एक साइड पे, सेंटर में नहीं रखा हमने, ठीक है। सेंटर में यूजुअली होता है लेकिन सेंटर में यहाँ पर नहीं रखा। अच्छा, इसकी भी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, अगर सेंटर पे ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा ये भी बता देता हूँ। अब ये वाला लोड इधर यहाँ पे है, ये वाला लोड इधर है, और ये वाला लोड इधर है। आपने बस ये याद रखना है, एक डिस्टेंस जो है वो आपने सेंटर से मेजर करना है। दूसरा, यहाँ लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है उसमें मोमेंट या टॉर्क क्या होती है? टॉर्क होता है फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, फोर्स टाइम्स द मोमेंट आर्म। तो फोर्स है, इसका वेट एक फोर्स है, इसका वेट एक फोर्स है, इसका वेट एक फोर्स है। तो ये जो वेट्स हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। m1 का वेट होगा w1, m2 का वेट होगा w2 और m3 का वेट होगा w3। तो पहले वाला जो वेट है इसका मोमेंट, इसका टॉर्क कैसे फाइंड होगा? w1 को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इसके डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये डायग्राम में देखें, ये 30 है और 40 है, मिलकर दोनों 70 बनेंगे। तो ये असल में 70 लेना है डिस्टेंस। तो w1 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, w1 इंटू 70। तो w1 की वैल्यू अगर गिवन है तो उसको 70 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो w2 है इसका भी वेट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो वेट को कौन सा डिस्टेंस, जो पिवट से डिस्टेंस है वेट तक, पिवट से वेट तक, इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। w2 को इसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह w3 को इसके डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डिस्टेंस के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब तक आप ये सही करेंगे ये पूरा प्रैक्टिकल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस गलत लेंगे बेटे, डिस्टेंस गलत लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस अगर गलत लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप यही डिस्टेंस 30 उठा लें इधर से, 30 से m1 को या w1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, गलत, काम गलत हो गया सारा। बस ये एक चीज़ याद रख लें, बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रैक्टिकल के अंदर।
ठीक हो गया। एक थोड़ी सी यहाँ पे मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है इस प्रैक्टिकल के अंदर। इसने जो पिवट रखा हुआ है ना, वो सेंटर पे नहीं रखा हुआ, 50 पे नहीं रखा हुआ। ठीक है, अगर पिवट सेंटर पे हो तो फिर क्या होता है, सेंटर पे ना हो तो फिर क्या होता है, ये मैं क्विकली दोनों डायग्राम्स यहाँ बना के समझा देता हूँ। अगर पिवट सेंटर पे हो तो फिर क्या करेंगे, और सेंटर पे ना हो तो फिर क्या करेंगे। एक और कॉलम इजाफा, एक और कॉलम का यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। अगर पिवट सेंटर पे हो, सेंटर पे बिल्कुल यहाँ हो पिवट, इधर ये 0 है, ये 100 है, यानी ये 100 सेंटीमीटर लंबा ये 1 मीटर रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटे यहाँ पे 50 वाले पॉइंट पे होता है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब इसका सारा वेट यहाँ एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स। ये इसके वेट का वेक्टर है, ये वेट का वेक्टर हो गया। जहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे मैंने पिवट रख दिया है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, टॉर्क क्या होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस के साथ। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवट। तो अब यहाँ इस वेट W को देखें, ये वेट पिवट के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस हो गया 0, तो इस वेट का टॉर्क हो गया 0। अगर सेंटर में आपने पिवट को रखा तो उस वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, वेट की वजह से टॉर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखें उसने पिवट को रखा हुआ है साइड पे, थोड़ा सा पिवट 50 पे नहीं है, तो यहाँ पे असल में चाहिए ये था कि यहाँ पर ये जो 50 वाला पॉइंट है, इधर मैं एक और वेक्टर बनाऊँ, यहाँ वेट का वेक्टर। ठीक है, इसका जो वेट है, इस मीटर रॉड का वेट, वो भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कैसे, उसका वेट हो गया डाउनवर्ड्स और डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया मोमेंट आर्म। तो वेट को इसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 टॉर्क्स होगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक टॉर्क बनती है। तो ये इधर तो उसने वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, ये चेक कर लें। अगर पेपर में आया तो ये मिस्टेक वहाँ, ये तो वैसे किसी बनाने वाले ने बना दिया है, हम फॉलो कर रहे हैं। पेपर में आया इस किस्म का क्वेश्चन तो ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अगर पिवट सेंटर पे हुआ तो वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगी, फिर आपने जो मैसेज हैंग किए हुए उन्हीं की वजह से टॉर्क होगी। लेकिन अगर सेंटर से पिवट को हटा दिया तो वेट की वजह से भी टॉर्क होगी। यहाँ मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, वेट का वेक्टर। वेट के वेक्टर को, वेट की वैल्यू को उसके यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी टॉर्क आएगा, ये टॉर्क भी बीच में शामिल करेंगे आप। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एक डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो इसका मैंने cm लिख दिया, इसका मैंने cm लिख दिया, इसका मैंने cm लिख दिया। आगे लिखा हुआ है ए क्या चीज़ है, ए एक टॉर्क है। कैसे निकाली हुई है, पी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, पी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पी क्या चीज़ है, वो लोड है, पी ये पहला वाला लोड है, ये इसको मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स है 70 और पी कितना है, पी लोड है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये पी देखो लिखा हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम्स। तो आप या तो 100 ग्राम को ही मल्टीप्लाई कर दें 70 के साथ, 100 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर लिखें। नीचे यूनिट क्या लिखेंगे, फिर आप यूनिट लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर। अगर 100 ग्राम को मल्टीप्लाई करें 70 सेंटीमीटर के साथ तो यूनिट आएगा ग्राम सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको SI यूनिट्स में ही काम करने का शौक़ है तो इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दें, तो 0.1 kg हो जाएगा। तो 0.1 kg को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 सेंटीमीटर के साथ, फिर आप लिखेंगे किलोग्राम सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दें, फिर टॉर्क का यूनिट लगा दें, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो फिर आप ये लगाएं। तो आप डिपेंड करता है बेटे, अगेन फिर बता रहा हूँ, PBA के अंदर आपको खुली छुट्टी दे देते हैं, यूनिट आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें, लेकिन चेक यही करते हैं कि आपको यूनिट यूज़ सही करना आता है या नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है बेटे कि आपको यूनिट सही आता है या नहीं आता। ठीक है, प्री बोर्ड में पहला सवाल आया था यार, मेरे पास वो है नहीं, अगर मुझे सेंड कर दो तो मैं करा दूंगा। ठीक है,
USB बोर्ड वाला जो है मुझे सेंड कर दो, करा दूँगा। अच्छा, तो ये इस तरह टेबल के ऊपर जो हेडिंग्स है ना, इनके यूनिट्स आप ध्यान से लिख के यूनिट्स पूरे कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इन द टेबल अबव कंप्लीट द कॉलम हेडिंग, कंप्लीट द कॉलम A इक्वल्स टू PX, P, ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लॉट अ ग्राफ A प्लस B एक्स एक्सिस पे, C जो है Y एक्सिस पे ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लेंगे स्केल चूज़ करके, और यूजिंग द ग्राफ डिस्कस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ग्राफ की मदद से आप रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे, जो ग्राफ ड्रॉ होगा तो फिर पता चलेगा। नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा जी, क्या समझ में नहीं आई बेटे? मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल गया हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बोल गया हूँ। अच्छा चलो, ये मैं दोबारा एक जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ। देखो, ये एक डायग्राम है जिसमें ये पिवट यहाँ पे है, यहाँ मैं कुछ आर्बिट्ररी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये पिवट है 50 के ऊपर, मैंने इधर एक लोड हैंग किया यहाँ पे, एक लोड मैंने इधर हैंग किया यहाँ पे, और एक लोड मैंने इधर हैंग किया यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लोड्स मैंने हैंग किए हैं, और इनकी वैल्यूज़ में वो ऊपर से उठा लेता हूँ। चलो, 180 और 340, 180 340, तो आई विल राइट दीज वैल्यूज़ 180 एंड 340। तो दिस इज़ 100 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, 340 ग्राम्स, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू लेट से फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता, ये 0 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला लेट से 30 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला लेट से 100 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मास की वेट की, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ भी ड्रॉ करा तो अब आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपसे ये डिस्टेंसेस पूछे जाएंगे, डिस्टेंस पूछे जाएंगे, ठीक है। गिवन होंगे या पूछे जाएंगे, दोनों सूरतों में देख लें कैसे डिस्टेंस होगा। तो ये जो 100 ग्राम वाला मैस है, ये इसको मैं M1 कह देता हूँ, इसको मैं M2 कह देता हूँ, इसको मैं M3 कह देता हूँ। M1 का मैस है 100 ग्राम्स, इसका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना डिस्टेंस होगा? 0 से लेकर 50 तक कितना डिस्टेंस होगा? 50 सेंटीमीटर होगा ना। तो मैं इसका डिस्टेंस लिख देता हूँ 50 सेंटीमीटर, इसको x 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ऊपर हेडिंग में सेंटीमीटर लिख दूँगा। फिर मैंने ये जो M2 है, इसका डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? जहाँ वो मैस हैंग किया है वहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस। तो 30 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 20। तो इसको मैं y कह देता हूँ, ये है 20 सेंटीमीटर, ऊपर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद तीसरा वाला मैस है हैंग किया हुआ 100 सेंटीमीटर पे, उसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 100 से 50 तक कितना डिस्टेंस होगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसके डिस्टेंस को मैं z लिख देता हूँ, ये भी सेंटीमीटर में ही है, ये भी 50 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है? टॉर्क्स कैलकुलेट करनी है। टॉर्क को नाम जो मर्ज़ी ले दें, A B C D X Y Z जो मर्ज़ी ले दें। तो A टॉर्क का नाम A रख दिया। टॉर्क कैसे आता है? टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस। फोर्स क्या है? ये जो नीचे मैस हैंग किया है, इसका वेट एक फोर्स है, ठीक है। तो 100 ग्राम्स का वेट एक फोर्स है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं चले मैस को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके डिस्टेंस के साथ। तो उसका डिस्टेंस कितना है? ये 50 है। तो मैस को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँ तो टॉर्क मिल जाएगी ना। तो मैं मैस 100 है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ डिस्टेंस के साथ जो कि 50 है, तो इसकी टॉर्क मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह दूसरी टॉर्क निकालूंगा। दूसरी टॉर्क ये दूसरे वाले मैस का वेट होगा, इस 80 को वेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके डिस्टेंस के साथ। तो उसका डिस्टेंस कितना है? 30 से 50 तक 20, ये मैं लिख चुका हूँ। तो ये भी यहाँ पे लिख दूंगा, यानी M2 को आप y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x के साथ और इसको y के साथ। तो 80 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 20 के साथ, तो ये दूसरा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों टॉर्क्स आ गए। लेफ़्ट साइड पे ये दोनों वेट्स हैं, इनके 2 टॉर्क्स हैं। राइट साइड पे एक वेट है तो एक टॉर्क है। तो राइट साइड का जो एक टॉर्क है वो इन दोनों के सम के बराबर है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, यानी जो राइट साइड का टॉर्क है वो है, उसको T3 कह देता हूँ। राइट साइड का टॉर्क वो इक्वल है T1 प्लस T2 के।
या उसको उसका नाम जो मर्जी रखते उसका नाम सी रख देते हैं। तो सी जो है वो असल में ए और बी के सम के बराबर है। तो सी मैं कैसे निकालूंगा, तो राइट साइड वाला टॉर्क जैसे मैंने वो दोनों निकाले हैं, तो सी मैंने कैसे निकालना है, सी मैंने ऐसे निकालना है, ये जो m3 है इसको मैंने इसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो m3 मेरा पता नहीं है मुझे कितना है, आई डोंट नो दिस, लेकिन z मुझे पता है 50, तो m3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर मैंने कंडीशन लिख दी है c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो c इज़ m3 टाइम्स 50 equals a plus b. a is 100 times 50, 100 times 50 plus b is 80 times 20, तो 80 times 20 लिख दिए। अब मैंने क्या फाइंड करना है m3, तो 50 को उधर ले जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर आ गया 50 यहाँ पे। इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपको m3 की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप दैट हेल्प्स। मैथ्स को वेट में कन्वर्ट करना है, ज़रूरी करना है, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग गलती कर जाएंगे, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम करें, गलती की गुंजाइश ना छोड़ें अपने लिए, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ही समझना है, मैं समझा दूंगा, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम दे, क्लियर हो जाएगा। ये वाला अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलें, इसको छोड़ दें। ये अगर क्लियर हो गया तो वी कैन लीव दिस वन एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड इफ़ यू एग्री। ठीक हो गया जी, इसको छोड़ दें, आगे चलें। ओके, अच्छा अब फ्लाई व्हील वाला, चलो जी फ्लाई व्हील वाला भी कर लेते हैं, चलें। आई शो यू वो कैसे होगा। सी मैंने कहाँ रखी है यार, इसकी मैंने वीडियो बना के यहाँ रखी थी, बट आई एम नॉट फाइंडिंग इट। हाँ ये है यार। तो फ्लाई व्हील पहले देख लो यार होता क्या है और कैसे होता है, फिर हम ये फ्लाई व्हील का ऑपरेटस ये होता है, ठीक है। ये फ्लाई व्हील का ऑपरेटस है। अब इसको गौर से देखो ज़रा, इसके अंदर क्या होता है, फ्लाई व्हील के ऑपरेटस के अंदर ये एक व्हील है और उसके साथ ये नीचे साथ एक एक्सल लगा हुआ है, एक्सल। तो जब ये एक्सल है ना, जिसके ऊपर अभी ये हाथ मैंने रखा हुआ है, एक्सल को आप घुमाते हैं ना तो ये साथ व्हील भी घूमता है, ठीक है। ये इसकी असेंबली ये है, ये दीवार के ऊपर ऐसे ही माउंट हुआ होता है। अब करना क्या हमने, इसके बाद इसके साथ हमने एक मैस ले लेना है। पहले इसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका वर्नियर कैलिपर से डायमीटर कर लेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। वो भी आगे बताता हूँ रेडियस का क्या करना है। अब ये एक स्टैंडर्ड वेट होगा इसके साथ एक धागा, एक स्ट्रिंग बांध लेना हमें, ठीक है। वो जो धागा है वो आपने क्या करना है, ये जो एक्सेल अभी आपको दिखाया है ना, इस एक्सेल के साथ उस धागे का दूसरा एंड ऐसे करके टाई कर देना, जैसे मैंने अभी शो किया, ऐसे करके बांधना नहीं, गिरा नहीं बांधनी। फिर आपने क्या करना होता है, इस एक्सेल को घुमाना है। जब इस एक्सेल को घुमाएंगे तो धागा इसके ऊपर ही मूव करता चला जाएगा, धागा इसके ऊपर रोल होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये धागे में कितने टर्न्स आ रहे हैं, कितनी दफ़ा ये धागा घूम रहा है, ये गिनने हैं कितने टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा टर्न आएगा, दूसरी दफ़ा टर्न आएगा, तीसरी दफ़ा टर्न आएगा, जितने भी टर्न्स आएंगे उस वेट को ऊपर उठाना, ऊपर लेके आना है, ठीक है। इसको रोल आउट करते जाएंगे, वो धागा ऊपर वाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। ये वाइंड होता चला जाएगा और जब ये कम्प्लीटली वाइंड हो जाएगा तो वो जो वेट नीचे लटक रहा था वो आप देखेंगे वो ऊपर आ गया, वेट एक हाइट के ऊपर आ गया। ये देखिएगा, ये एक हाइट के ऊपर यहाँ पे आ गया वेट, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेल के ऊपर वो जो थ्रेड था उसको रोल करने की वजह से ये वेट हाइट गेन कर गया है। वेट हाइट गेन करने का मतलब है वेट ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, ठीक हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, ये है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ द स्लगिशनेस
स्लगिशनेस, इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टिविटी टू अपोज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, वो कोशिश करता है मोशन में ही रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, वो कोशिश करता है रेस्ट पे ही रहे। तो फ्लाई व्हील को जब रेस्ट पर है ना, तो ये कोशिश करेगा रेस्ट पर ही रहे। अगर ये चल रहा है ना, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये कोशिश करेगा ये रोटेट ही करता रहे। ठीक है, तो वो जो इसकी टेंडेंसी है टू टू बी इन मोशन और टू बी एट रेस्ट, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया, यहाँ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लाएंगे? तो अभी देखें, जो इस वक्त ये वेट हाइट गेन कर चुका है, ये वेट इस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका है। अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये एक्सेल घूमेगा और ये वेट वापस नीचे जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ। ये जैसे ही इसको मैं रिलीज़ करूँगा तो ये नीचे जाएगा वेट। जब वेट नीचे जाएगा ना, तो अभी मैंने हाइट भी नोट कर ली है, इसकी हाइट मैंने नोट की है, तो हाइट से मैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ना, ये नीचे जाएगा ना, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जो इस वेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किसी और फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगी। किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगी? वेट नीचे आएगा, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी इस फ्लाई व्हील को। यानी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लाई व्हील। ठीक हो गया? तो फ्लाई व्हील क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा। प्लस फ्रिक्शन भी होती है इस सिस्टम में ना, तो देर इज़ ऑल्सो सम वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील, सेकेंडली द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको रन करवाता हूँ, देखना। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ना, ये वेट नीचे जाएगा, फ्लाई व्हील घूमने लग जाएगा। फ्लाई व्हील घूमेगा, फ्लाई व्हील के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये धागा अलग हो जाएगा, जैसे ये धागा डिटैच होगा, जब ये नीचे जाएगा धागा डिटैच होगा। इस वक्त जैसे ही धागा डिटैच होगा, बिल्कुल उस इंस्टेंट में जैसे धागा जैसे डिटैच हुआ यहाँ, अब मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया है और इसके ये टर्न्स गिनने हैं। कितने टर्न्स ये लेगा रेस्ट पर आने के लिए, कितने टर्न्स लेगा ये, वो मैंने नंबर ऑफ़ टर्न्स गिन लेने। यानी ये मोशन में है ना अभी, तो मोशन से रेस्ट पर आने के लिए इसने कितने टर्न्स लिए और उन टर्न्स के दौरान इसने कितना टाइम लिया, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। कितने टर्न्स इसने लिए जब ये धागा इससे डिटैच हुआ, इसके बाद ये वाइट कलर का ऊपर मैंने निशान फ्लाई व्हील पे लगाया हुआ है, तो एक वाइब्रेशन, दूसरी वाइब्रेशन, तीसरी वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशन लेकर, कितनी रोटेशन, सॉरी वाइब्रेशन, कितनी रोटेशंस लेकर ये रेस्ट पर आया, और उन रोटेशंस के दौरान इसने टाइम कितना लिया? 13.25 सेकंड्स इसने टाइम लिया। और नंबर ऑफ़ रोटेशंस भी इसकी मैंने नोट डाउन कर ली। तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस, टाइम, इससे मैं बेसिकली ओमेगा निकाल लूँगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। तो ये थ्योरी बताना ज़रूरी था बेटा इस एक्सपेरिमेंट में आपको। अगर ये बात आपको इसकी वर्किंग की समझ आ गई है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड अगेन। अच्छा, अब मैं इसकी जल्दी से एक इक्वेशन लिखूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी थ्योरी के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम इसके क्वेश्चंस जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसकी सिर्फ इक्वेशन लिखूँगा ताकि आपको सिर्फ ये समझ लग जाए कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमने देखने हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हम, जिनके मुतालिक हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है जी, वो हमने सिर्फ देखने हैं। तो देखें, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो व्हील है ये बड़ा व्हील है और इसके साथ ये दरमियान में से इसके ये एक्सल पास हो रहा है। ठीक है, और उस एक्सल के साथ हमने अटैच कर दिया है एक मैस,
ठीक है, ये बीच में से एक्सेल पास हो रहा है, यहाँ एक मैथ अटैच किया है, उसके साथ एक थ्रेड है, थ्रेड ऐसे टर्न्स लेगा, ये टर्न्स हमने सारे काउंट कर लिए। ये वेट इधर यूं करके एक हाइट पे था, तो हाइट ग्राउंड से एक हाइट पे होने की वजह से ये इसकी हाइट थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस हाइट की वजह से इस वेट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये वेट नीचे जाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इसका mgh चेंज हो जाएगा इनटू टू एनर्जीज़। एक मैंने बताया आपको, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है इसकी एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो mgh दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कौन कौन से हिस्सों में कन्वर्ट हो गया? एक हाफ mv² में कन्वर्ट हो गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उसके लिए इक्वेशन है 1/2 टाइम्स आई मोमेंट ऑफ एनर्जी है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम्स ओमेगा²। ठीक है, और अब आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करके आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बनाना है इसका सब्जेक्ट। तो आपको ये इक्वेशन पेपर में गिवन होगी, इतनी मुश्किल इक्वेशन आपको देंगे नहीं कि वो याद करें, तो वो इक्वेशन बस याद रख लें, n/m डिवाइडेड बाय n + n टाइम्स 2gh ओवर द ओमेगा² और माइनस उसमें से कर दें r²। ये सारा कुछ है। अब इसमें समझाता हूँ क्या क्या है। n मैंने बताया था कि वो जब थ्रेड डिटैच होगा उसके बाद फ्लाई व्हील रुकने के लिए कितनी ऑसिलेशंस, कितनी रोटेशंस लेगा, सॉरी। तो ये है नंबर ऑफ रोटेशंस टू स्टॉप। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोटेशंस है। ये जो इस थ्रेड के टर्न्स हैं, ये वाले, ये n, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। ये दो बातें होगी। m तो मैस है, वो जो आपने हैंग किया हुआ है वो है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद r जो है रेडियस, जो एक्सेल का हमने स्टार्ट में कर लिया था। ठीक हो गया। तो आप i की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए आपसे कही जाएगी, लेकिन ये सारे वेरिएबल्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इन वेरिएबल्स के होते हुए आप i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ज़रा इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी होंगे। तो विल क्विकली लुक एट दोज क्वेश्चंस। ये कहाँ था? आई थिंक यहाँ पे कहीं था। तो वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या होंगे फ्लाई व्हील के। ये आ गया जी फ्लाई व्हील, और ये आ गए जी इसके क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, ये है, ये फ्लाई व्हील। द टाइम नोटेड बाय द स्टूडेंट इज़ 5 मिनट्स 16 सेकेंड फॉर 237 रोटेशंस। जैसे ही धागा डिटैच हुआ उसने 237 रोटेशंस लिए, उसके बाद वो रुक गया फ्लाई व्हील, तो उसने इतना टाइम लिया है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील? ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या कोई मुझे कैलकुलेट करके जल्दी से बता सकता है कि क्या आंसर होगा? ओमेगा का वैल्यूज़ गिवन है, ओमेगा का आंसर अगर कोई बता सकता है तो कमेंट्स में लिख दें। फार्मूला ओमेगा का क्या होगा, वो फार्मूला, और फिर उसके बाद ओमेगा का आंसर। ओमेगा का आंसर किसी ने दिया है। डिटैच हमने नहीं करवाना बेटा, खुद ही हो जाएगा। डिटैच हमने नहीं करवाना, जैसे वो व्हील रोटेट होता चला जाएगा ना, वो खुद ब खुद वो हो जाएगा। ज़रा वेट नीचे जाएगा ना, तो उस वेट के नीचे जाने के से थ्रेड खुद ही साथ से डिटैच होएगा। हमने बांधना नहीं है, खाली रोल करना है उसके ऊपर। फार्मूला बता दें, 4πn/t, 4πn/t।
फॉर्मूला लिख लें 4πn/t, ठीक है जी। n इज़ द नंबर ऑफ़ रोटेशंस, 4π को n से मल्टीप्लाई करें और t से डिवाइड कर दें, 4πn/t। क्या याद कर लें फॉर्मूला, हो सकता है पेपर में ना गिवन हो, मसला हो जाएगा फिर। लिख लें फार्मूला 4/n/t होता है, कैपिटल N नंबर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो 237 गिवन है, t आपको गिवन है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, तो 4πn/t करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है बेसिकली, डिस्टेंस ओवर टाइम, जो जिस डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो, तो कितना ट्रैवल किया है। तो अगर हमें ये एक रोटेशन पता है, एक रोटेशन के लिए कितना कर रहा है, और उसका वो पता है, डायमीटर पता है, सॉरी सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता है, तो 2πr सरकमफ्रेंस होता है, तो 2π टाइम्स n/t, तो उसको नहीं 2π है, ये 4π है, ठीक है, 4πn/t ही है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, ये तो आप थ्योरी में भी लिखते रहते हैं, रेडियन पर सेकंड होता है, दिस इज़ रेडियन पर सेकंड। इफ़ द डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील इज़ 2.2 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया 2.2, सजेस्ट विच इंस्ट्रूमेंट विल बी चोजन बाय द स्टूडेंट। तो डायमीटर अगर इतना है तो आप चूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और उसका लीस्ट काउंट 0.01 होता है, वो आप लिख लेंगे, दिस शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओह अच्छा, अब फार्मूला आपको इधर उन्होंने कहा ये याद करें, इसका मतलब है फार्मूला, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया है, उसकी फॉर्म या कोई मॉडिफाइड फॉर्म आपसे वो उस फार्मूला की जो है ना वो हो सकती है, मतलब ये एक दो फॉर्म्स में आपको फार्मूला मिलेगा, एक तो मैंने अभी लिखवा दिया वो वाला लिख लें, या उसको थोड़ा और वो हम कर दें, अगर रीअरेंज कर दें तो वो भी ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था, n nm ओवर n+n टाइम्स 2gh ओवर ओमेगा स्क्वायर्ड माइनस r², ये फार्मूला है। रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, रट्टा मारना पड़ेगा इसका, अगर पेपर में ना गिवन हुआ तो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए इसको रट्टा मार लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें सारी वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है टेबल में भी, और ये भी, वो पुटअप करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम। वर्किंग वगैरह मैंने आपको इसकी समझा दी है वो कैसे है, वेरिएबल्स में कौन कौन से हैं, किसका क्या मतलब है, वो मैंने आपको बता दिया है। यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अच्छा वॉइस लो, चलो सॉरी, फ़िलहाल वर्कबुक से ही कर दें, वर्कबुक की क्वेश्चन फ़िलहाल कर लें, और आपके पास चॉइस क्या है, कोई और चॉइस है नहीं, तो ये वर्कबुक वाले प्रिपेयर करें, इससे इंशाल्लाह ये होगा कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन डू दैट, राइट, सो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। कैलकुलेशन मैंने नहीं की यार, आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या है, बहरहाल यू कैन पुट द वैल्यूज़ इन दिस एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समझ लें आपका होमवर्क ही हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल था जो हमने देख लिया है। इससे रिलेटेड एक आध और वर्कशीट प्रैक्टिस को आपको मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, वो आपने अटेम्प्ट करनी है लाजमी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले की, और बाकी भी सारी अटैच तो मैंने की हुई हैं, और भी कर दूंगा, वो सारी अटेम्प्ट करनी है आपने, अटेम्प्ट करके देखना कि आपका आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर से कितना कुछ मैच करते हैं। एक दो और रह गए हैं इंपॉर्टेंट,
लेकिन आई थिंक इसको और ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग ना करें इस लाइव स्ट्रीम को। आप लोग भी थक जाएंगे और उकता जाएंगे, और मैं भी थक गया हूँ। मैं 3 घंटे से मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। डूज डूज हो रहे यार। यार माइक मेरा आज ख़राब है, फिर इसका मतलब है माइक ख़राब है। हाँ यार, देखते हैं कल फिर एक और कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी के लिए इसको बस वाइंड अप करते हैं। कल एक और कर लेते हैं तकरीबन इसी टाइम। आई कंफर्म, पोस्ट देख लेना, यहाँ पर मैं दोबारा लगा दूँगा या सर आपको मैसेज कर देंगे जैसा भी हुआ, तो या चैनल पे भी मैं पोस्ट लगा दूँगा, देख लेना। कल एक और कर लेंगे, ठीक है। जो रह गए हैं प्रैक्टिकल्स उनको कल देख लेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो सोनोमीटर वाला, और मेल्डीज अपरेटस वाला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं किस प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अपनी तरफ से हम सब कुछ कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी माइनर, ये माइनर में से ही करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो यार, कल मैं माइक भी अपना चेक करके ना तो चेंज कर लूँगा, देख लूँगा माइक को भी। मैं असल में अभी वो टाइम नहीं पता चलता लाइव का। अच्छा, टाइम फिर चले कंफर्म कर देता हूँ, कल इसी टाइम पे इंशाल्लाह 8:15 ठीक है। कल 8:15 कल 8:15 लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएं। पहले वाला जो सेक्शन ए है उसमें से बेटे स्क्रू गेज, सेफेरोमीटर और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड में से सबसे इम्पोर्टेंट है हेलिकल स्प्रिंग, और उसके बाद हेलिकल स्प्रिंग के बाद है नीचे वो बेल्टी अपरेटस वाला, ठीक है। कल वैसे मैंने कल वाली लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं कल वाली लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में, ठीक है। Sing for me what? What do you want to sing for me? I won't hear you because I can just look at your messages. यही तो इस लाइव स्ट्रीम की खूबी है, इसीलिए तो मैंने कुछ और नहीं काम किया कि इसमें सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, आप लोग सुन सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। अच्छा चले आज की लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं। मैं अभी किसी के घर हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी के घर आया हुआ हूँ, मतलब है कि एज अ गेस्ट, और मैं वहाँ उनके साथ बैठने के बजाय आई एम टेकिंग दिस लाइव स्ट्रीम, तो आई एंड दिस, देर वेटिंग फॉर मी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा 8:15 लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। और बाकी जो कुछ रह गया वो कल डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, एंड इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो। इन्विजिलेटर से बात करें, अच्छा करवाता हूँ यार, इन्विजिलेटर से बात भी करवाता हूँ, ठीक है। ओके ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।